अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र की तरफ से कोई अपरिवर्त्य कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। सीजेआई ने आगे कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था, इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। सीजेआई ने कहा कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की उन्होंने बात कही है। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अनुच्छेद 370 को जो हटाने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा संसद के अंदर लिया गया था, उसे बरकरार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा गया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी आंतरिक संप्रभुता जम्मू कश्मीर की नहीं है। एक अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर भारत का, और जो भारत का संविधान है वही वहां पर लागू होगा। 370 अनुच्छेद जो हटाया गया है वो सही फैसला है, वो वैध है और राष्ट्रपति का ये हक है, ये अधिकार है और जो अभी भी बरकरार है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया था, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। सुप्रीम फैसला है, सुप्रीम मोहर लग गई है इस फैसले पर। केंद्र सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया था अनुच्छेद 370 को हटाने का, वो बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने रखा है और उन्होंने कहा है कि ये वैध है फैसला, इस पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा हुआ था, इसलिए हर फैसले को चुनौती जो है राज्य सरकार की तरफ से नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने अपनी तरफ से जो दलीलें रखी थी, उन सभी दलीलों को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि एक जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है और यहाँ का जो संविधान है वो वहाँ पर भी लागू होता है और यही वजह है कि जो फैसला लिया गया है वो वैध है, वो सही है, उसे बरकरार रखा जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, राजेंद्र बिजली राजनीतिक विश्लेषक हैं और शांतनु गौड़ अधिवक्ता हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, आप लोगों ने 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया और अब इस पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें सरकार द्वारा जो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और 35A हटाया गया था, उसकी प्रक्रिया और उसके उद्देश्य को लेकर अदालत ने कहा कि ये बिल्कुल सही था और सरकार का सही उद्देश्य था। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता इस फैसले का स्वागत करते हैं और साथ ही हम प्रधानमंत्री जी और सरकार को का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कश्मीर को मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया और ये प्रयास सतत चलता रहेगा। इस पर आज जो सुप्रीम मोहर लगी है, जैसे आपने कहा, उससे हम बहुत खुश हैं और इस फैसले का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, शांतनु गौड़ जी आपके पास आऊंगी। अगर टेक्निकलिटीज की बात की जाए, क्योंकि अनुच्छेद 370 जब हटा था तो बहुत सारे वाद सामने आए थे, अब याचिकाकर्ताओं ने भी अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी थी। आज का जो फैसला है उसे टेक्निकल मायनों में किस तरीके से आप देखते हैं? By the Honorable Supreme Court of India and ये 23 पिटिशंस दाखिल हुई थी और उसके बाद 16 दिन का ये लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स इसमें चले थे।
And finally, now it has been decided that the abrogation of Article 370 of the Constitution of India was found correct. And उसके साथ कई सारी observations भी आई हैं. कुल मिला के अगर हम सिर्फ arguments of the petitioner side अगर देखें तो उनका एक बड़ा main character था, जो argument था वो ये था कि अगर कोई इसमें अगर law abrogation की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई इंटरफेरेंस इन दी प्रेसिडेंट टूल लगने के बाद अगर कोई लॉज के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होता है तो वो कोई परमानेंट एक्शन का नहीं हो सकता. दूसरी तरफ उनका ये कहा गया था कि जो स्पेसिफिक पर्पस है जिसके लिए ये प्रोविजन लाए गए थे दैट शुड बी स्टॉप. तो अब जब ये 370 का सब सारा कुछ उसके अंदर डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोसेस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये सब सारे तमाम आर्ग्यूमेंट्स हुए फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम दिस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एज फार एज द पिटिशनर साइड, तो ये चीज निकल के आई कि 370 का जो एब्रिगेशन था दैट वाज फाउंड करेक्ट. एंड बिकॉज ये जो टेम्पररी नेचर था 370 का जिसके लिए ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए प्रोविजन आया था, it was temporary in nature and therefore जो ये abrogation का effect अभी हुआ है, it is basically a concurrence जो इतने समय से जो अंतराल से हम लोगों का integration का जो समय चल रहा था, ये उसका culmination step है. So on that basis it was found correct. बिल्कुल. राजेंद्र बिष्ट जी, अभी जो फाइल है 370 हटाने की वो क्लोज हो चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है और इसे वैध करार दिया है. राजनीतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आज का ये फैसला है? देखिए दिव्या जी, अगर आज की बात करें, जो भी ऑर्डर एब्रोगेटिंग ऑफ आर्टिकल 370 जो है अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल है. बिकॉज इसका सबसे बड़ा जो बात थी कि जितनी भी पिटिशन 22 पिटिशन फाइल करी गई थी उसमें ये कहा गया था कि सरकार ने, क्योंकि जो असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, जब तक वो कोई चीज पास नहीं कर सकती तब तक जो है जो गवर्नर है या राष्ट्रपति उसको चेंज नहीं कर सकता. सो वो जो स्पेशल जो स्टेटस जो असेंबली को दिया गया था, स्टेट को दिया गया था, और जो पावर्स दी गई थी उस पावर को उन्होंने ये बोला था, उसको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह से नहीं हो सकता. तो आज लेकिन आज जो 5 बेंच की जो जजेस की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया और उन्होंने ये कहा कि जो भी ये 370 जो आर्टिकल था ये टेम्परेरी था और टेम्परेरी को जो है क्योंकि परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी था, और ये भी जो है उनकी असेंबली से जो है दिया गया था. तो इस बारे में अगर आप बात करेंगे, जो भी ये है 1954 में जो ये उसको पास किया गया था, तो इसमें ये क्लियर कट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिस तरह से जो है हिंदुस्तान की जो है संसद ने इसको पास किया है, और इस तरह से जिस तरह से भी मतलब इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को तो जो है राष्ट्रपति शासन रहेगा और आपके लेह लद्दाख को इन्होंने जो है एक यूनियन टेरिटरी बनाया है. तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन और इस जो जितनी भी कंट्रोवर्सी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला देते हुए इसको सब कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया. बिल्कुल. नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि आप 30 सितंबर 2024 तक वहाँ पर जो है चुनाव करवाएं और उसके बाद लीगल स्टेट का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा और उसके बाद तमाम गतिविधियां होंगी. इसको राजनीतिक तौर पर इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि आपके मेमोरेंडम में था, आपके घोषणा पत्र में था कि आप लोग जब चुनाव जीतेंगे तो आप लोग 370 अनुच्छेद को हटाएंगे. तो उस लिहाज से क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने जो भी बातें कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने घोषणा पत्र में कही थी, वो सारी बातें हमने एक एक करके पूरी की. और 370 जैसा कि पहले से माना जा रहा था और विपक्ष भी कह रहा था कि जब 370 हटाने की किसी की हिम्मत नहीं है, अगर आप हटाएंगे तो वहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वो लिखा था, और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के प्रयासों से हमने 370 को एक दिन में हटा दिया और कोई खून की नदियाँ वहाँ पर नहीं बनी, क्योंकि व्यवस्था चाक चौबंद की थी. और आज जम्मू कश्मीर में जो विकास की बयार बह रही है उसको सब देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए. वो हम सतत करते रहेंगे. हमारा प्रयास वहाँ पर चुनाव करने का है. बार बार सरकार वहाँ प्रयास कर रही है और सारी चीज़ों को देखकर पूरी व्यवस्था वहाँ पर कर रही है. ये सच और शाश्वत है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. भारतीय जनता पार्टी अभिन्न अंग मानती है, सरकार अभिन्न अंग मानती है, और भी आगे के कार्य होंगे. धीरे धीरे और भी कुछ सामने आता रहेगा. जो देश को अपेक्षा सरकार से है, सरकार उस अपेक्षा को पूरी तरह से पूरा करेगी और उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी. बिल्कुल. शांतनु गौड़ जी, टेक्निकलिटी इस फिर क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छी तरह समझा पाएंगे कि क्योंकि बहुत पहले से जवाहरलाल नेहरू के समय पर जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया गया था तब परिस्थितियां कुछ और थी. उसके बाद उसे डाइल्यूट करने की कोशिश हमेशा की जा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि
तब की सरकारें जो है उसको पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं करवा पाई या उसे एब्रोगेट नहीं करवा पाई, और अब जाके ये चीजें हो रही हैं। मैम देखिए, इसमें ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि इट इज ए कल्मिनेशन ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कहा नहीं जा सकता कि ये आज ही के दिन हमने 70 साल आज ही के दिन कवर अप कर लिए, या ये नहीं कहा जा सकता कि 70 साल में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सो एवरीथिंग हैज हैपेंड टाइम एंड अगेन। सब सारी चीजें टेस्ट एंड ट्रायल पे चलती हैं, सब सारी चीजें अपने समय के हिसाब से निर्धारित हैं, बट मैं देखता हूँ उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल विल एंड जो जेस्चर है दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर एब्रोगेशन ऑफ सच इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एंड दैट हैज बीन शोन एट दिस जंक्शन। एंड तभी हम लोगों को सक्सेस मिला इस चीज को, इस बात पे आने के लिए, एंड उसको आज सुप्रीम कोर्ट, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने उस बात को सपोर्ट भी किया। अच्छा, जहां तक अगर टेक्निकलिटीज की तरफ की बात करते हैं, सो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो इश्यूज थे, वो उसमें से मेन इंपॉर्टेंट इशू ये था कि क्या आर्टिकल 370 वाज टेम्पररी इन नेचर एंड वेदर इट एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ परमानेंट। तो इसमें ये चीज जानना जरूरी है कि आर्टिकल 370, जैसे आपने बताया कि एक्सेशन के टाइम पे एक टेम्पररी प्रोविजन था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो स्टैब्लिश हो जाए, उस पर्पज के लिए आर्टिकल 370 लाया गया था। बट वो अब इंटरप्रिटेशंस की बात होती है, और कई बार जो पॉलिटिकल विल है वो इस तरफ ना हो के दूसरी तरफ की भी बात होती है, तो वो उसको एक तरीके से स्टेटस ऑफ परमानेंस के रूप में देख लिया गया, जबकि वो सिर्फ एक टेम्पररी प्रोविजन था, जिसके ऊपर सारी जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। सेकंड, उसके अंदर जो मेन इशू था वो ये था कि क्या आर्टिकल 370 का जो एब्रिगेशन है, whether it is found present invalid for the lack of recommendation of the J&K Constituent Assembly, कि क्या हमें जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमें कंकरेंस चाहिए है कि ताकि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया जाए, या गवर्नर्स और जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया जाए। सो उस पर भी ये बात हुई कि ये ऐसा नहीं जरूरी है, एंड इनफैक्ट देयर इज नो कंकरेंस ऑफ J&K Constituent Assembly is required for that purpose। शांतनु जी, जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं सर। शांतनु जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं तो सिर्फ जो है राजनीतिक विश्लेषक हूँ। जब हमने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था, व्हाट वाज द टाइम, व्हाट वाज द डेट? 1949 सर। 1949। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, यस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये इट वाज बेसिकली इन नेचर ऑफ टेम्पररी, बिकॉज जब तक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस समय पे सर कई सारी रियासतें जो थी वो मर्जर के अंदर जा रही थी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन द स्टेज ऑफ बीइंग फ्रेम्ड अप, एंड ये सारा एक्सेशन की सारी एक्सरसाइज की जा रही थी। तो ये J&K को एक सेपरेट राइट दे दिया गया था। जब आर्टिकल 371A से लेके 371J तक आप देखते हैं, तो उसमें तमाम स्टेट्स का जिक्र किया हुआ है जो एक्सेशन के टाइम पे मर्जर हुई है। सो दैट वाज द प्रोविजन स्पेशली फ्रेम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक्सेशन का उस समय का टेम्पररी प्रोविजन था। अच्छा शांतनु जी, एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई यहाँ पर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो कुछ फैक्ट्स आए हैं, अब आप बता सकते हैं कितने ट्रू हैं, कि उस समय पे 25 जनवरी 1957 दिस वाज द डेट जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हुई थी। इट नाइदर सेड कि आप एब्रोगेट कीजिए इसे, ना इसे जो है अमेंड कीजिए, इट लेफ्ट इट हैंगिंग। उसके बाद इट सेज द प्रोविजन वाज लेटर हेल्ड टू हैव एक्वायर्ड परमानेंट स्टेटस बाय द वे ऑफ रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे क्या समझ में आता है? मैम, इसमें की प्रोविजन ये था कि जब 356A का प्रोमulgation हो गया, जब इमरजेंसी की प्रोविजन आ गए, प्रेसिडेंट रूल लग गया उसमें, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब वो हैंगिंग स्टेज में आ गई, क्योंकि जब सारी पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर कंट्रोल में आ जाती हैं, तो उस केस में क्या ये 367 के थ्रू आप उसको एमलगेट करके क्या 370 के प्रोविजन में आप जा सकते हैं? सो दैट वाज फाउंड करेक्ट इन दैट रीजन, बिकॉज 370 प्रोविजन को एब्रोगेट करने के लिए, और जो आपका जो अभी हम इम्पोर्टेंट इशू डील कर रहे थे कि दैट कंकरेंस ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज रिक्वायर्ड और नॉट, तो वो 370 आर्टिकल 1 क्लॉज D के अंदर वो सब सारी चीजें तमाम बात की गई है।
राइट राजेंद्र बिश जी, यहाँ पर टेक्निकलिटीज़, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ मैटर है, लीगल मैटर है, तो बहुत सारी लीगैलिटीज़ आती है। लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टेप था, वो विपक्ष को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा था, या पॉलिटिक्स आप कह लीजिए। आज भी हमने देखा कि कई ये बात कही गई, जो ऑपोजिशन लीडर्स थे उन्हें नज़रबंद किया गया है, उनके घरों पर ताला लगा दिया गया है बिफोर द डिसीजन। आप किस तरीके से ऑपोजिशन का स्टेटमेंट देखते हैं और ये जो पूरा फैसला लिया गया है सेंटर का, उसे देखते हैं? देखिए, आप जहाँ तक बात है क्योंकि जो भी ये एक्ट है, इस एक्ट में जो टेम्पररी जो वर्ड है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है, जब आपका ये समझ लीजिए जब असेंबली नहीं है तो असेंबली में सारी जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं, और राष्ट्रपति से वो गवर्नर, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो गवर्नर हैज़ ऑल द राइट टू डू ऑल द जितने भी जो है स्टेट की वो हैं, वो उसको चले जाते हैं, गवर्नर को पावर चले जाती है, पहली चीज़ है। लेकिन जो भी बीजेपी ने ये जो आर्टिकल को मतलब हटाया गया, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर काम किया गया, और इसको आर्टिकल को इस तरह से नहीं हटाया गया, क्योंकि इसमें जो पूरे रिटायर्ड जो भी जजेस हैं उन्होंने इसका जो है बाकायदा जो है इस पर काम किया, और इसका काम करने के बाद इसको जो है सदन के पटल में रखा गया। तो ये जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं वेल सिस्टमेटिक और वेल थॉट जो है क्या मूव चला गया बीजेपी से। और बीजेपी ने जो मूव चला, इसका जो है सिर्फ बीजेपी के राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं, ये तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो है अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जिसमें हम लेह लद्दाख की भी बात करते हैं, जो पहले अब लेह तो सेपरेट जो है यूनियन टेरिटरी है, उनके लिए बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंस वाला था। और क्योंकि अगर JNK अगर आप देखें, पूरी लेह लद्दाख वाले अगर आप देखें, तो उसमें पाकिस्तान और चाइना जो बॉर्डर लगता है, उसके लिए भी एज अ सामरिक दृष्टि से ये बहुत बड़ा जो एक आर्टिकल है, और ये क्लियर कट मैसेज दिया है बीजेपी ने कि ये हमारी जो भारतवर्ष है वो सोवर्जिन एक जो है कंट्री है, और इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो भी स्टेट जो है इसमें आई हैं वो किसी तरीके से मतलब उनका अलग तरह से कोई स्टेटस दिया जाए। हाँ, टेम्परेरी किसी पॉइंट ऑफ व्यू में कोई स्टेट जो भी चीजें हैं उनको दिया जा सकता है, बट परमानेंट कुछ नहीं है। और एक ही देश में, अगर एक देश है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, एक विधान चलेगा, एक आपका निशान चलेगा, और ये बात क्लियर कट जो है सभी जनता को और पूरे भारतवर्ष के लोगों को बताई गई है। तो ये अपने आप एक मील का पत्थर साबित हुआ, और ये लोगों के बीच में ये इनकल्केट किया गया कि आप ये समझ लो, अगर भारतवर्ष एक है तो वहां पे हर लोगों के ऊपर हर एक नागरिक समान नागरिक है, उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। चाहे RTE एक्ट है, RTI एक्ट है, चाहे उनके जो जितने भी जो है उनके अपने नियम हैं, वो सब नियमन कायदा कानून एक ही होगा। तो ये आगे समझ लीजिए, ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है, और आने वाले 2024 में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। लोगों की बात अब समझ में आने लगी है, पहले बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई थी, अब ये बात जो है लोगों को समझ में आएगी। तो नेचुरली मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्लस फैक्टर जो है बीजेपी के लिए एक और भी 2024 के लिए एक मुद्दा है। बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जानी जाती है सटीक समय पर सटीक मुद्दे उठाने का, क्योंकि अगर बात की जाए 370 आज वो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, तो आज वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और शायद समझ में भी आए। आप लोग जब भी कोई किसी भी आर्टिकल को आप लोग एब्रिगेट करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो उसमें कहीं ना कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स हमेशा रहते हैं, जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न होते हैं। इस वाले केस में टू मेक इट सिंपलर फॉर द लोगों के लिए, सिंपलर बनाने के लिए क्या आप लोगों की आगे की रणनीति है? देखिए, ये नहीं है कि कोई भी इतना बड़ा, जो आप देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद ये प्रश्नों को तालू में रख दिया गया था, और किसी की हिम्मत उन तालों को तोड़ने की नहीं हो रही थी। और जो देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की दृढ़ इच्छा लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उनकी दृढ़ इच्छा ने इन तालों को तोड़ा, प्रश्नों को बाहर निकाला और उस पर होमवर्क किया। जैसे अभी बिष्ट जी बता रहे थे कि ये नहीं कि 370 अगर एक दिन में हटा तो बाहर के लिए हटा, लेकिन उसके अंदर की प्लानिंग कितनी विस्तृत प्लानिंग रही, चाहे सामरिक महत्व से वो रहा हो, चाहे वो प्रशासनिक महत्व से रहा हो, चाहे उसके विकास के लेकर जो सारे आयामों पर चिंतन किया गया, उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट बना के उसको एग्जीक्यूट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ तक का सफ़र एक बहुत, लेकिन वो बड़े गोपनीय तरीके से उसको सरकार की सूझबूझ ने उसको किया, और बहुत अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया। तो उसकी तारीफ आज सभी कर रहे हैं उसको, और विपक्ष के भी समझ में आ रहा है कि जो वो दकियानुशी की राजनीति को ढोकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी आज एक प्रोग्रेसिव राजनीति करके, प्रगतिशील राजनीति करके देश के विकास को आगे बढ़ा रही है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना को प्रबल कर रही है। इसका एक जो उदाहरण है 370 को हटाना, 35A को हटाना है। और हमने जो भी, सरकार ने जो भी डिसीजन लिए, वो सभी डिसीजन सही थे,
और डिसीजन को लेने से पहले जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनकी राय ली जाती है और पूरे कैबिनेट की उसमें राय बनती है, सारी उस पर सोच विचार के सभी आयामों पर सोचा विचारा जाता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को सोचा जाता है, तब उसको फिर आगे जनता के हित के लिए आगे पटल पर रखा जाता है, उस पर बहस भी होती है और सारे एक अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाता है। और यही इसमें हुआ, इसीलिए आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुहर लगाई है वो मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति पर मुहर लगाई है और जो इस भारत के लिए सबसे अच्छा कदम है और इसका जो लाभ मिलेगा आने वाले समय में वो भी ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल, चुनाव की दृष्टि से बात कर लें, क्योंकि चुनाव आयोग को ये कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक आप इसके चुनाव कराइए तो लीगली स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से फिर आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया तो चुनाव आयोग वहां पर देखेंगे, जो भी प्रक्रिया होती है, जो सरकार का काम है केंद्र सरकार देखेगी उसको। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराना चाहती है, स्टेट को स्थापित करना चाहती हैं और लोकतंत्र में लोकतंत्र की जो भावना है उसको मजबूत हम करना चाहते हैं। तो उन सारे विचारों के लिए सरकार बिल्कुल खुली तौर पर है। जो भी कोर्ट का निर्णय है उसका पूरा तरह से सम्मान होगा, उसका पालन किया जाएगा और उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल। शांतनु जी, यहाँ पर जिस तरीके से एक टर्मिनोलॉजी आए कि प्रेसिडेंट के क्या राइट्स है, किनको चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर को मिला था और उस केस में ये कहा गया था कि आप प्रेसिडेंट के जो भी डिसीजन है उसको ऑल्टर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे याचिका डाली गई थी। उस केस में अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर प्रेसिडेंशियल डिसीजंस कैन बी चैलेंज्ड एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड? मैम, इसमें इम्पोर्टेंट सबसे पहले ये देखना है कि ये पिटीशन क्यों आई। पिटीशन इस बात के लिए आई कि जो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल होता है वो जस्ट टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ द स्टेट के लिए होता है, क्या तो डिस्ट्रॉय कर दी है। दूसरा ये होता है कि जो उसकी बाउंड्रीज हैं, जो ऑल्ट्रेशंस हैं, वो कोई परमानेंट नेचर में ना हो, उसका प्रोटेक्शन हो, तो यहाँ पे वो भी चेंज हो गया। सो ये कई सारे मुद्दों में से एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये भी था कि व्हाई दीज पिटिशंस हैव कम अप। नाउ द अनदर क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द चैलेंज टू द प्रेसिडेंट रूल। In none of the petitions, no petitioner have challenged the imposition of the president rule in this state. पर अब ये है कि whether the actions taken by the president during the president rule is a part of the judicial review or not. So this was answered in this judgment, and उसके अंदर ये चीज कहा गया कि two things have to be established by the petitioners. First, they should have a prima facie case. Second, the decisions of the president should be based on the malified or the extraneous use of powers. So ये दो conditions meet out अगर करेंगे, so then the burden and onus to prove will shift upon the Union of India to answer all those questions. So ये एक important judgment का part भी रहा और ये चीज उन्होंने ये भी करी कि yes, whatever the president is imposing any president rule, it shall be a part of judicial review and the exercise has been done accordingly. अच्छा, हमें सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता से आज बात की, उन्होंने कहा रेट्रोस्पेक्शन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, पास्ट में क्या हुआ जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, आप आगे बढ़िए, फैसला हो चुका है, इट हैज़ बिन एब्रोगेटेड, दैट्स इट। नाउ अगर हम बात करते हैं उसमें रेट्रोस्पेक्शन की बात आ रही थी, आप की पॉइंट्स इस जजमेंट के क्या मानते हैं, अगर की पॉइंट आपके हिसाब से बात करें? मैम, इसमें ये देखें तो 370 का मेन पर्पस ही क्या था? मेन पर्पस ही यही था कि उसका स्मूथ इंटीग्रेशन विद यूनियन ऑफ इंडिया हो, और अगर आज वो होता है so what is the harm? But if the interpretation is done by reading it otherwise, और उसको हम ये देखें कि नहीं ये परमानेंट है और इसको कभी हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं जो इंटेंशन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल है ये अपने आप में इंफ्रक्चुअस हो जाएगा। सो देयरफॉर इंटेंशन बिहाइंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, क्यों वो लेजिस्लेचर का प्रोविजन आया है, वो जानना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाट द की फैक्टर दैट हैज बीन फोकस्ड एंड जजमेंट में बहुत ज्यादा एम्फेसिस उसी के ऊपर दिया गया है। जस्टिस कौल साहब ने उस पर स्पेशल ये भी किया है कि द इंटेंशन वाज कि उसको इंटीग्रेट किया जाए, तो व्हाट इज द हार्म नाउ। तो देयरफॉर उस बात पे ये सब अगर देखते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर वो एक्सरसाइज दोबारा होती है, सो आई डोंट फाइंड कि वो कोई एक इट विल बी इन द कंसेंसस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। की पॉइंट्स में जानना चाह रही थी सर आपके। मैम, की पॉइंट्स अगर देखें, अगर जल्दी मैं जल्दी अगर समाप्त कर पाऊँ, तो उसमें जो इश्यूज थे मेन तो वो हमने देख ही लिए। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये था कि एवरी डिसीजन ऑफ द
यूनियन व्हेन स्टेट इज अंडर द प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो उस पे ये बात निकल के आई थी कि यस दे कैन बी चैलेंज्ड, दे आर अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इफ the prima facie case is made out and also there is a malified and extraneous use of power in that case. Another जो एक मेन कंटेंशन था वो ये था कि जम्मू एंड कश्मीर का क्या एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी थी when it joined यूनियन ऑफ इंडिया, दैट वाज द मेन क्वेश्चन जिससे मेरे से क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो उसमें ये एक मेन पॉइंट निकल के आता है कि जो कि उसकी फॉरेन पावर्स थे या जो फॉरेन इंटरेक्शंस थे वो यूनियन ऑफ इंडिया के पास थे। सो इट क्लियरली शोज दैट द एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी वाज नॉट देयर एंड इसके अंदर जो एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी है दैट इज मच डिफरेंट व्हाट वी आर टॉकिंग नाउ। देयरफॉर जजमेंट में एक शब्द भी आया एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, इट वाज नॉट ए प्योर फेडरलिज्म, उसमें एक सिमेट्रिक फेडरलिज्म था जो कि आप 371 आर्टिकल ए से लेके जब जे तक पढ़ते हैं, जब महाराष्ट्र और अलग स्टेट्स की जब बात करते हैं, जब ये एक्सेशन का दौरान चल रहा था तो ये वो उससे सिमिलर प्रोविजंस में आ जाता है। सेकंड मेन इनका एक कंटेंशन ये था कि whether 370 was a temporary provision, yes it was a temporary provision and it was framed for a special purpose that there should be a smooth integration with the Union of India. The another purpose was that there is whether the state government of the Jammu and Kashmir का concurrence लेना चाहिए जब आप कोई provision Constitution of India का लगा रहे हैं तो उसके अंदर ये बात है कि no concurrence is required for. The another thing that what is the validity of J&K reorganization, क्योंकि उसके अंदर एक चीज ये हुई कि J&K एक अलग बना और उसमें लद्दाख रीजन जो था वो यूनियन टेरिटरी सेपरेट किया। सो उस पे यूनियन ने ये जवाब दिया है कि जो हमारा लद्दाख स्टेट है दैट इज फॉर अ टेम्परेरी पर्पस, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप अपना जो इलेक्शंस हैं उसको एक स्टेट हुड आप बना के दीजिए एंड इसके अंदर जो इलेक्शंस हैं द इलेक्शन कमीशन शुड एंश्योर कि सितंबर 30 टू 2024 तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए। सो दीज वर द की प्रोविजंस दैट वी हैव फाउंड आफ्टर रीडिंग द जजमेंट। बिल्कुल। अब फिर राजनीति में आ जाते हैं राजेंद्र जी, आप पॉलिटिकल जो पूरा फ्रेमवर्क है अब किस तरह से बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि अब बोला गया है 30 सितंबर तक जो है आप चुनाव करवाइए, तो इसके बाद जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड किस तरह से चेंज होगा, पूरा फ्रेमवर्क कैसे चेंज होगा? देखिए, जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनका अपोज कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी चाहे पीडीपी हो, इवन आज आज़ाद जी का भी जो है एक बाइट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, जम्मू एंड कश्मीर का जो है बिल्कुल अलग तरह से है, और पीडीपी जी ने कहा कि हम इसके अगेंस्ट जो है काम करते रहेंगे और जब तक ये दोबारा नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा वर्डिक्ट दे दिया और उन्होंने बोला कि इसके आगे अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, सो उन्होंने हर चीज़ को जो है वैलिड माना, तो मेरे हिसाब से तो अब इस बारे में बात करना जो है एक उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह पाती। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कुछ ना कुछ तो करती रहेंगी, अपने जो है उन्होंने कुछ मुद्दे उछालने पड़ेंगे, कुछ उन्होंने अपनी, क्योंकि वो प्रोसेस में जाएंगी, इलेक्टोरल प्रोसेस में जाती हैं और अब पहले भी जाती थी, आज भी अब भी जाएंगी, लेकिन उनका एक मुद्दा रहेगा कि हम इस तरह से करेंगे। लेकिन उसका कोई अगर वो असेंबली से भी अगर वो कुछ पास करा देते हैं, सपोज वो मेजोरिटी में आती कुछ ऐसी पार्टी जो इसका जो है अपोज कर रही हैं एबोरिजिन्स का, तो उसके हिसाब से भी अगर जाती हैं तो तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लास्ट वर्डिक्ट दे दिया। बिकॉज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अल्टीमेटली जो है उसका जो एक्सप्लेनेशन है या उसके ऊपर कोई भी चीज़ है वो तो कोर्ट ही करती है। तो जहाँ तक आप बात है, न्यायपालिका तो सिर्फ जो है वो दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकती है, बट और वर्डिक्ट दे सकती है, लेकिन जो कोई भी कानून है वो तो असेंबली से ही पास होगा। तो जहाँ तक बात है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप ये देखें, इसके बीच में अगर आप डेवलपमेंट देखें जो पिछले 4-5 सालों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ये देखिए सबसे बड़ी जो बात ये है वहाँ पे कि वहाँ पे जो कुछ लोगों को छोड़कर बाकी जो SC ST लोग हैं, जिन लोगों को वहाँ पे एक गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलती थी, उनको स्पेशल जो है वहाँ पे वहाँ के सिटीजन नहीं माना जाता था, आज उनको जो है इसका हटाने के बाद उनको सिटीजन माना गया। तो वो जितने भी मतलब रिजर्वेशंस हैं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी किए हैं, उनको सब उसका लाभ मिल रहा है, वो परमानेंट हो गए। आप समझ लो, जो लोग पता नहीं कितने सालों से वहाँ पे काम करके बाप दादा जो काम कर रहे हैं, जो लोग सपोज वहाँ पे सफाई कर्मचारी है, वो आज भी वहाँ पे टेम्परेरी था, लेकिन इसके आने के बाद वो परमानेंट हो गए। तो नेचुरली ये बहुत बड़ी चेंज है। अगर आप ये देखें कि पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं और जिस तरह से रिजर्वेशन सिस्टम था, वो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए और जिस तरह रिजर्वेशन था उस पर काम हुआ और वहाँ की महिलाएं जीती हैं, तो उससे जो है उसमें वहाँ के जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक बदलाव आया है। अब होता क्या था कि जनरली कुछ पार्टी ऐसी थी कि जो वहाँ पे रहती थी और जो मतलब वहाँ एक तरह से पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट था उसमें क्या होता था कि इंडियन टैक्स पेयर पैसा देता था, जो और
एक्सेप्ट, अब तो हम इंडियन इसलिए बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे अदर देन जम्मू एंड कश्मीर लोग इनकम टैक्स पे करते थे और वो पैसा वहाँ जाता था, लाखों करोड़ों रुपए जाता था, डेवलपमेंट होता था, न कुछ होता था, सिर्फ वहाँ के कुछ लोग जो हैं उसके ऊपर उनका एक यूज़ करते थे। और उसके उस पॉलिटिकल जो है गेम में क्या होता था कि पूरे जो है जो भारतवर्ष का था उसका जो है एक तरह से पैसा जाना, लेकिन वहाँ पे न तो कोई डेवलपमेंट होना, सिर्फ पैसे देने का एक जो है सोर्स जो है इंडियन गवर्नमेंट हो जाती थी। तो ये बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस अगर आप समझ लो जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है तो मुझे लगता है कि इस बार तो बीजेपी या बीजेपी जो अलाइड है उनको काफ़ी जो है पॉजिटिव रहेगा। और इसका एक और भी चीज़ है, अगर आप ये देखें अभी पीओके के बारे में जो असेंबली में जो पास किया गया है बीजेपी के द्वारा और जो भी प्रपोजल रखा गया है कि हम पीओके इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कश्मीर, तो जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है उसका भी बहुत इम्पैक्ट आने वाला हो सकता है आने वाले टाइम पे। देखिए हम तो इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हो सकता है आने वाले टाइम पे कि पीओके के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली डिफरेंस आएगा, वहाँ के लोग खुद हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से जुड़ना चाहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आने वाले 4, 5, 10 सालों में आपको देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है जिस खूबसूरत जगह जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है वहाँ तो स्वर्ग है कहते हैं। और अगर ये सब प्रोसेस जो है सही तरह से चले तो वो अपने आप में जो है क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी डेवलप्ड स्टेट बन सकती है। बिल्कुल, पॉलिटिकली इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर रहा है राजेंद्र जी, और अब जब ये क्लैरिफिकेशन हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है लेकिन फ्रैगमेंटेड हैं, अगर विपक्ष को भी बोले तो अभी फ्रैगमेंटेड है। जम्मू कश्मीर में जो पार्टीज हैं, हालांकि इंडिया गठबंधन इन्होंने बना जरूर लिया है लेकिन कुछ पार्टीज अभी भी इनसे बाहर हैं, तो उनको किस तरीके से देखते हैं। और जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव मैटर है, चाहे पाकिस्तान के लिहाज से बात की जाए, एक्सटर्नल जो पावर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए आप ये देख लीजिए जो मेजर पार्टियां हैं जम्मू एंड कश्मीर में, बीजेपी है, बीजेपी के अलावा पीडीपी है या कांग्रेस है, और इक्की दिक्की छोटी छोटी जो पार्टीज हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और ये 3-4 जो पार्टीज हैं, अगर आप ये देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 370 के साथ हैं, पीडीपी भी साथ में। हो सकता है कि कुछ जगह में जो 2-3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इनको कुछ सीटें मिले, लेकिन उसमें भी क्या है कि पहले क्या होता था कि आप एन ब्लॉक, मतलब पूरा जो ब्लॉक होता था वो एक डिजिनेशन पार्टी या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के फेवर में जाता था, और बीजेपी सिर्फ जम्मू तक ही सीमित रहती थी। लेह लद्दाख में भी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी के इक्के दुक्के लोग, बट कांग्रेस वहाँ पे थी ज़्यादातर, तो उस तरह से जो है क्या है वोट पैटर्न होता था। लेकिन जब इन्होंने इसको जो है लेह लद्दाख को बिल्कुल अलग कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने सीटें बढ़ाने की जो है अभी जो है ऐसे इन्होंने प्रपोज किया है, तो अगर पूरा परिसीमन होने के बाद अगर आप ये देखेंगे कि जम्मू को ज़्यादा सीटें मिलेंगी और कश्मीर को कश्मीर जो पार्ट है उसको थोड़ा सा कम मिलेगा, तो उससे जो लगता है कि इस कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है। और आप जब से पंचायत चुनाव कराए हैं और आप देखें टोटल डेमोग्राफी में अगर आप देखें इवन नॉर्थ एंड वेस्ट साइड में वहाँ पे जो है बीजेपी का जो है, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ साउथ कश्मीर की बात छोड़ दीजिए आप, तो अगर नॉर्थ की और वेस्ट की बात करते तो वहाँ पे भी बीजेपी का थोड़ा जो है इम्पैक्ट जो है अब आने लग गया है और लोग खुल के आने लगे, चाहे वो किसी जाति या धर्म के हों वो आने लगे। लेकिन साउथ कश्मीर में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें कि जो चली आ रही हैं, जो माइंडसेट है, जिस तरह पॉलिटिकल उनके फॉलोअर्स भी होते हैं, सब कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें। और इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि जब से पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटीज़ हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट क्या है कि उसका क्या है कि धीरे धीरे जो जिस तरह से वहाँ पे टेररिज्म और वो स्पॉन्सरशिप चलती थी और वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो करने की कोशिश करेगा। बट मुझे नहीं लगता कि क्योंकि ऑलरेडी जो है पाकिस्तान स्टेट जो है इस समय अपने से लोएस्ट जो है वीक फॉर्म में चल रही है, तो उसका कोई इम्पैक्ट आएगा। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि बीजेपी विल बी इन थम्पिंग मेजोरिटी इन जे.एंड.के इन कमिंग इलेक्शंस। बिल्कुल। और नवीन जी, आप लोगों को तो एक क्लियर सिग्नल मिल गया है कि एक थम्पिंग मेजॉरिटी आप लोगों ने जितना कुछ किया है। अगर बात करें, क्योंकि अभी आप लोगों के पास सिर्फ यही बचा हुआ है कि वहां पर किस तरीके की रणनीति आप लोग बनाएंगे, क्योंकि आपने जो मेजर चुनौती है वो पा ली है। वहां की मेजर आप अगर बात करें जो चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है मेन फोकस रहेगी आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 370-35 से आप लोगों ने हटा दिया, अब क्या? अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एकमात्र लक्ष्य है जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास। हम उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और उसका वहाँ पर पहले से ही काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है कि आज जिस श्रीनगर लाल चौक पर कभी बॉम्ब डिफ्यूज़ किए जाते थे, आज उसका
कितना अच्छा सुंदर वहाँ पर दृश्य है और कितने लोग वहाँ पर आराम से घूम रहे हैं। जिस जम्मू कश्मीर से हर रोज़ आतंकवादी घटनाएं आती थी, कहीं ना कहीं आज वो बहुत कम हो गई, बिल्कुल नगण्य हो गई हैं, और जहाँ होती है तो उसका माकूल जवाब मिलता है और उनके घर तक जवाब दिया जाता है। तो हमारा उद्देश्य जो जम्मू कश्मीर आज तक 370 के नाम पर भारत से कटा हुआ था, जो लोगों के बीच में गलतफहमियां थी, वो दूर कर भारतीय जनता पार्टी ने दूर करने का काम किया है और अब विकास के लक्ष्य को आगे लेकर चल रही हैं। तो आज का जो फैसला है ये केवल कानूनी फैसला नहीं बल्कि वो आशा की किरण है, जिसको जम्मू कश्मीर की जनता भी देख रही है, जिसको हमारी भारत की जनता भी देख रही है कि जो हमारा सर धड़ से अलग करने की कोशिश करते थे, उन ताकतों पर आज प्रहार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने एक जोरदार प्रहार सरकार ने किया था, वो वार सही गया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषक जो विश्लेषी हैं बात कर रहे हैं कि और भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, और जिस प्रकार से हमने जम्मू कश्मीर में जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए सीटें सुरक्षित की हैं और वो सीटें भी हम अपने साथ उसको लाएंगे, और जिस प्रकार के हालात आज सीमा पार देखे जा रहे हैं उसमें जो उन्होंने कहा, बिष्ट जी ने कहा, और जो हम देख रहे हैं कि जनता स्वयं कहेगी कि हम भारत में अपना विलय चाहते हैं और वो होके रहेगा। शांतनु जी, जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, इट हैज़ बीन अ वेरी सेंसिटिव स्टेट ऑफ एक्शन, या जो भी कह लीजिए इसको, बहुत जिसे दृढ़ निष्ठा कहते हैं, जो आपने बोला कि निष्ठावान होने की ज़रूरत है, आपको अथॉरिटेटिव होने की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को, ऐसे डिसीजन को लेने के लिए। लेकिन हमारे देश में हमने देखा है कई स्टेट से ऐसी मांग उठी है कि वी वांट अ सेपरेट स्टेट, सेपरेट नेशन ऑल टुगेदर, हमें अलग पार्ट बना दीजिए। क्या इतना ईजी है जो हमारा फेडरल सिस्टम है उससे सेपरेट होना, एक सेपरेट नेशन की मांग कर देना ऑल टुगेदर? इसमें एक चीज ये समझना पड़ेगा कि चेंज इज अ पार्ट ऑफ नेचर, वी कैन नॉट स्टॉप दैट। एंड जो सोसाइटी का जो कैरेक्टर है, इट इज ऑलवेज द डायनेमिक कैरेक्टर, इट ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस अराउंड। जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस था वो एक क्रिटिकल स्टेटस था, क्योंकि वो एक बॉर्डर स्टेट थी और साथ ही साथ एक वॉर लाइक सिचुएशंस बनी रहती थी। सो उस मामले में जब ये 370 का जब ये हुआ तो उसमें आप ये देखेंगे कि कुछ समय पहले एक साइकोलॉजी ऑफ ड्यूअलिटी प्रिवेल करती थी कि ये जम्मू कश्मीर के हैं, तो वो जो ड्युअलिज्म था वो प्रिवेल करता था, ये बाकी भारत के हैं और ये जम्मू कश्मीर के हैं। तो उसको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है और एक बहुत अच्छा एक ये स्टेप उठाया गया, जिसमें ये क्या है कि अब ये इंटीग्रेट हो गया है, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट इज द सबमर्ज्ड इनटू अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब ये एक एंटायर कंट्री का बना। सेकंड, इसके अंदर हमें ये चीज और भी देखना चाहिए कि जो हमारी 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये उनके लिए भी एक कॉपरेशन का एक माहौल देखा गया, जो ये जजमेंट है इट्स अ वेलकमिंग कैरेक्टर। क्योंकि कई बार क्या होता है, लेजिस्लेचर का कोई भी अगर डिसीजंस होते हैं एग्जीक्यूटिव के होते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड कई बार वो पलट दिए जाते हैं। सो जिस तरीके से ये जजमेंट आया, इट इज अ वेलकमिंग कैरेक्टर एंड इट शोज कि उन्होंने डेमोक्रेसी एंड जो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, या जो उसकी सुप्रीमेसी और जो सॉवरेनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसको सर्वोपरि माना है सबसे ज्यादा। So I think that is more aspect that has to be which was commendable in fact. हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस मूवमेंट को। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इतना सेंसिटिव जब मैटर हो जाता है जहाँ पर पूरे स्टेट की बात हो और इंटीग्रिटी की बात हो, वेर इट इज़ एट क्वेश्चन, तो ऐसा फैसला हमेशा सराहनीय होता है। राजेंद्र बिष्ट जी, जब हम कहते हैं हमारा मैप है इंडिया का, उसमें जम्मू कश्मीर हमेशा हिस्सा रहा है, फिर हमारे देश में डुअलिटी क्यों है? जिस डुअलिटी की बात की जा रही है, हम लोग जम्मू कश्मीर हमेशा मानते हैं इस चीज़ को। क्रिटिकल सिचुएशन होती है जी। जैसे जम्मू कश्मीर हमारे मैप का हिस्सा रहा है, अगर हमारे स्टेट में भी, हमारे नेशन में भी ऐसे लोग हैं जो इसको अलग हिस्सा मानते थे, वो क्यों मानते थे? अगर आपका स्टेचर भी अलग है लेकिन है तो आप इसी देश का हिस्सा, आपका मैप वही है, वरना आप उसको एक्सक्लूड कर देते उससे। देखिए दिव्या जी, अगर आप बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर जब से मतलब एक स्टेट बना है और यूनियन, हमारी यूनियन में जो है शामिल हुआ है, और ये आर्टिकल 370 वाज द मेन की फैक्टर्स। और जब भी जो है क्या होता है कि एक परसेप्शन हम लोग आगे करते हैं, आप समझ लीजिए हमें बड़ा अजीब सा लगता है, मैं जब भी कभी कश्मीर जाता था तो बोलते थे आप इंडिया से आए हो,
ये नहीं बोलते थे कि आप हमारे देश के हो, वो कहते इंडिया से आते। तो ये एक मेंटालिटी थी, एक परसेप्शन था कि ये लोग बाहर के हैं और हम लोग जो है ये हमारा घर है। देखिए, तो ये जो परसेप्शन जो था ये किसी न किसी पॉलिटिकल एंगल से डाला गया था, जिससे मतलब जिससे लोगों के बीच में ये रहे कि हम अलग हैं और हमारे जो है जितने भी राइट्स हैं वो इंडिया की तरह राइट्स नहीं, हम लोगों का स्पेशल स्टेटस है। हमने तो किसी कारण से इनसे जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि डिफेंस है, चाहे आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं या फॉरेन अफेयर की बात करें, वही चीज़ें हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तो उसमें हम लोग जरूर इनके साथ हैं, बट बाकी हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, हम लोग स्पेशल हैं। तो जो स्पेशल एक्ट की हम बात करते हैं वो एक टाइप से माइंड में इस तरह से जो है डाल दिया गया, जिससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैं आपको बात करता हूँ कि हम लोग किसी धर्म की बात करते हैं और धर्म सपोज हिंदू धर्म से निकला हो, मैं आपको बहुत सेंसिटिव बात कहता हूँ कि हम हिंदू धर्म से बहुत सारे धर्म से निकले हैं, तो क्या होता है कि वो चाहे हिंदू धर्म से हम लोग निकले हैं, जो निकले हैं, लेकिन उनको ये सिखाया जाता है कि आप हिंदू नहीं हैं, जबकि हिंदू से निकले, वो एब्रिवेटेड, दे आर एब्रिवेटेड फ्रॉम हिंदू धर्म। तो वो क्या होता है कि इससे परसेप्शन डाल दिया जाता है कि नाउ यू आर नॉट हिंदू। सो इस तरह का जो परसेप्शन है, और ये इसके जो है पॉलिटिकल मायने बहुत होते हैं। ये सब आप जानते हैं कि सत्ता, कुर्सी एक ऐसी चीज़ है कि सब ये इनकलकेट किया जाता है और ये चीज़ बढ़ाई जाती है और लोगों को डिवाइड किया जाता है, लोगों के राइट्स को जो है जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉय किया जाता है। मैं तो कहता हूँ कि आप समझ लीजिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनको इतने सालों से, आप समझ लो 70-75 सालों से उनके राइट्स को जो मतलब एक तरह से किनारे रखे और सिर्फ उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकें। मुझे तो लगता है कि उन नेताओं को अब तो समझ जाना चाहिए, जब ये क्लैरिटी है। सुप्रीम कोर्ट 5 जजों ने इतना बढ़िया फैसला दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया, दीज पीपल हैव ऑल द राइट्स व्हाट इंडियंस हैव। सो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, नाउ दे विल अंडरस्टैंड कि इंडिया के जो है सिटीजन होने का मायना क्या है। पहले तो मानते नहीं थे, और अब बहुत सारे लोग तो ऐसे, अभी तो बहुत सारी टीवी डिबेट चलती रहेंगी, 2-4-5 दिनों तक, सालों तक चलती रहेंगी, जिसमें हर बात ये लोग कहेंगे। मुझे तो लगता है कि ये बात यहीं खत्म होनी चाहिए और हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पीपल रीथिंकिंग, रीएश्योरेंस, जो प्रोसेस है वो उसको हमें इवॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, ट्रस्ट एंड फेथ इन जुडिशरी, ये जो टर्म है, और हमने पिछले कुछ समय में, राजेंद्र जी अगर आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में हमने नोटिस करा है कि एक टर्म बहुत राजनीति में उठने लगा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मैलिफाई कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अबाइड नहीं कर रहे, कोई भी सरकार है आप खिलाफ जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये जो कल्चर डेवलप हो गया है पॉलिटिक्स में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई काम कर सकते हैं, ये कितना जस्टिफाइड आपको लगता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए? देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी हमारे जो है सांसद लोग और असेंबली में जो एमएलए लोग बैठते हैं, तो वो सिर्फ जो है किसी पार्टी के एमएलए नहीं है, वो किसी पार्टी से किसी सांसद नहीं है, वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे भारतवर्ष को, इनके जनमानस को, इनके जो है जितनी भी जनता है उसको रिप्रेजेंट करती है। और उनकी ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने उनको चुनाव करके भेजा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जनता का ध्यान रखें और उसको उनके फ्यूचर के बारे में सोचें, उनके राइट्स के बारे में सोचें। तो जनरली क्या होता है कि कभी कभी पार्टियां जो है सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में या अपनी पॉलिटिकली जो है स्टेबिलिटी के चक्कर में, पॉलिटिकली सुप्रीमेसी के चक्कर में जो है क्या कहते हैं जनता को और जो लोगों को है, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को है, उनको जो है गलत उसके बारे में डिसीजन ले लेते हैं। तो ये सब बातें क्या होती हैं। और लेकिन आपने ये देखा कि पिछले 10-15 साल में, मैं तो जो पॉलिटिकली एज अ एनालिस्ट हूँ, पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या बहुत सारे वर्ड दिए हैं। और जब भी कोई समझ लीजिए नया चीफ जस्टिस बनता है तो वो अपने आप में ऐसा रिमार्केबल जो है जजमेंट देते हैं, जो अपने आप में एक जो है बहुत बड़ी बात है। आप चाहे ये राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसा नहीं है, राम मंदिर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जो अपने आप में जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है, जो उन्होंने जजमेंट, जो डायरेक्शन दी है, वो अपने आप में एक रिफॉर्म, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफॉर्म्स है इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए। और एक अलार्म भी करते हैं कि जो भी लेजिस्लेटर बन के आते हैं उनको क्या सोचना चाहिए। उनको सिर्फ अपने बारे में या अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको पूरे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सब बातें जो है दिख रही हैं, लोग उनको महसूस कर रहे हैं। तो ये रिमार्केबल जो है जुडिशरी ने बहुत बड़ा करा है। अभी बहुत सारे रिफॉर्म होने बाकी हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे
स्पेशली जितने भी लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर के अलावा जितने भी जो है जुडिशरी सिस्टम्स हैं, वो भी उस पर जो है ध्यान देंगे और कुछ जुडिशरी सिस्टम में भी जो है बहुत ज़्यादा रिफॉर्म आएंगे। और मुझे लगता है कि जैसे शांतनु जैसे जो यंग और इतने एक्सपर्ट लोग हैं, वो करना चाहते हैं, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और वो इस कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें जो है थोड़ा सा जुडिशरी सिस्टम को भी जो है रिफॉर्म करने पड़ेंगे, जिससे जो है यहाँ की जनता को न्याय मिले और वो उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रियल बेनिफिट जो है यहाँ के जो है सिटीजन्स को मिल सके। बिल्कुल। अब नवीन पिरसाले जी, जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर ही रहे हैं तो हमने देखा पिछले बार कश्मीर फाइल्स जब मूवी रिलीज की गई थी, उसके बाद पूरे देश में क्रांति आई कश्मीरी पंडित्स को लेकर। उसके बाद ये हुआ कि अब आप जो है, अब आप इजीली 370 आपने हटाया, अब कश्मीरी पंडित्स को वहाँ का मूल निवास मिलेगा, वहाँ पर सारे हक हकूक मिलेंगे। जो यहाँ पर रह रहे थे, जो मजबूरन अपने घरों को छोड़ के नीचे आए थे, अब वो वापस जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ चुनौतियाँ उनके सामने थी, उसके बाद भी उनको जो है रिहैबिलिटेशन नहीं मिला था। उसके लिए क्या पॉलिसीज अब बनाई जाएंगी, क्योंकि अब जरूरी हो चुका है, अब पूरा तरीके से आप लोगों को साथ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, आप सही बोल रहे हैं कि सरकार का उद्देश्य रहा है कि जो विस्थापित हैं उनको पुनर्स्थापित किया जाए और उसमें सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं और भी कदम उठाने अभी बाकी हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस आप देखें, ये 1-2 साल का नहीं बल्कि वर्षों का एक गैप था। उस गैप को फिल करने का समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन सरकार बहुत तेज़ी से इसमें काम कर रही है। काफ़ी लोग अपने अपनी जगहों पर जा चुके हैं और कुछ लोग और जाने हैं, उनकी पहचान भी हो रही है। कई रिफ्यूजी कैंप हैं दिल्ली में, इधर उधर उनका सर्वे किया गया, उनकी ज़मीनें वहाँ पर देखी गई। तो बहुत सारे प्रशासनिक तौर पर जो चीज़ें होती हैं उनको पूरे करने का काम किया जा रहा है और कश्मीरी पंडितों के साथ साथ सभी लोगों के साथ न्याय किया जाएगा, ये सरकार का उद्देश्य है और सरकार इसी उद्देश्य के साथ आगे कर रही है। लेकिन जो विस्थापित है उनका दर्द है, उस दर्द को सरकार कम जरूर करेगी और उनके लिए अच्छा प्रबंध वहाँ पर करेगी। बिल्कुल। शांतनु जी, यहाँ पर एक रिफॉर्म्स की बात आई, राजेंद्र जी ने जो बात कही है कि आप लोग यंग माइंड्स हैं और आप लोग आगे शेप अप करेंगे। जिन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, आपको बीइंग इन द सिस्टम, आपको कौन से ऐसे चैलेंजेस लगता है जो रिफॉर्मेशन की तरफ जाने चाहिए इमीडिएटली? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फर्स्ट टेस्ट था ये तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, बट अब जो फर्दर जो स्टेप्स जो लेने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज जो मेन पर्पस है इसको एग्रीगेट करने का, इस इम्पोर्टेंट आर्टिकल को, सो वो पर्पस मीट आउट होना चाहिए, वो कहीं डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। सो उन तमाम बात को याद में रख के कोई भी प्रोविजन लेके आए या कोई भी पॉलिसी ऐसी फ्रेम करें, सो मैं समझता हूँ दैट शैल बी वेलकम्ड बाय ऑल ऑफ द पर्संस दोज़ हु आर रिसाइडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। सो मैं देखता हूँ कि ऐसा सरकार को कोई भी पॉलिसी फ्रेम करते हुए उनको ऐसा इन सब चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। जुडिशरी की जहाँ तक हम बात करते हैं, रिफॉर्म्स इन द जुडिशरी, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, जुडिशियल रिफॉर्म्स की अगर बात करें, बीइंग अ यंग एडवोकेट, आपको क्या लगता है? मैम, दैट इज अ डिटेल्ड डिस्कशन विच रिक्वायर्स, बिकॉज अभी जिस समय जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, अब ये टॉपिक इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें सिर्फ जुडिशियल साइड से रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, यहाँ पे हमारी तरफ से भी रिफॉर्म्स चाहिए, बिकॉज एज फार एज वी द बार एंड बेंच, दो मेन मुद्दे हैं जब भी हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो जब लॉज प्रोमulgate हो रहे हैं, जब लॉज स्पीडी नेचर के आ रहे हैं, जब सारे केसेस की मॉनिटरिंग राइट फ्रॉम दी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट से चल रही है, सो बहुत सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आज के समय में जो हाइब्रिड सिस्टम अभी आया है, हमें उस पर ये देखना चाहिए कि दैट इज अ वेरी पॉजिटिव सिस्टम दैट हैज कम आउट, बिकॉज जो लॉकडाउन के बाद जो अब हाइब्रिड सिस्टम है आज के समय में, उसने बहुत स्पीड अप कर दिया है प्रोसेस को, जुडिशियल डिस्पेंसेशन सिस्टम को स्पीड अप कर दिया है। तो मैं ये देखता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मेजर स्टेप है जो एडवांस लिया गया है, और आगे जिस तरीके से लॉज प्रोमulgate हो रहे हैं और इनफैक्ट अभी जो पॉलिसीज अभी आ रही हैं, इनफैक्ट जो नए लॉज के ऊपर भी चर्चा भी होनी है, सो मैं समझता हूँ एवरी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेप एंड इनफैक्ट एक सीरियस स्टेप आगे इन सब चीजों पे लिया जाएगा। राजेंद्र बिष्ट जी, क्योंकि बहुत अभी डिस्कशन है, आपने कहा 3-4 दिन में और भी डिबेट्स होंगी, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि अभी तो बस अब एब्रोगेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मंजूरी मिली है, अब इस पर डिस्कशंस बहुत सारे होंगे। लेकिन जिस रिफॉर्म्स की अगेन आपने बात की है और जो कहा गया है कि इट्स अ डिटेल डिस्कशन, और हमने भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला सुनाता है, कोई भी कोर्ट सुनाता है, तो बहुत ईजिली चैलेंज कर देते हैं कि नहीं, आप रूलिंग सही नहीं हुई है, जजेस मैलिफाइड डिसीजन ले रहे
रहे हैं। ये जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि जब हम कहते हैं न्यायपालिका पर विश्वास, ये विश्वास क्यों कम हुआ है? एक्चुअली क्या है, देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि डेमोक्रेसी के अपने एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी मतलब आप समझ ले पावर अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, और पावर जो है बहुत बड़ी बात होती है। तो जब भी कोई पावर में बैठता है तो वो सिर्फ अपने और अपने लोगों के बारे में कुछ सोचता है। तो उससे जो है, अगर आप ये समझे, कहीं ना कहीं जो है हर चीज़ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और आप ये देखिए कि उसके क्या होते हैं कि जब आप पावर में होते हैं, जब आप जो है एक हेड होते हैं कि पूरे भारतवर्ष के, और आपकी पार्टी हेड होती है, तो आप अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपनी पार्टी के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो भी जो है लिंकेज हो जाता है। और ये आप ये समझ लीजिए कि जहाँ जुडिशरी सिस्टम है वो अनएफेक्टेड नहीं रहता इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो भी एक प्रोसेस है, वो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, है ना। और अभी बीच में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन अगर आप समझिए कि उसमें क्या होता है कि जब ये थॉट प्रोसेस चलता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज़ के हम क्या कहते हैं उनको, कि उनका एक भावना भी रहती है किसी चीज़ में, तो उस चीज़ से जो है वो बैड इफ़ेक्ट आता है। बट मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से जो है ये जो भावनाएं जो है कम हुई हैं, और जुडिशरी अपने आप में एक जो है नए तरीके से उठ के आई है। अगर आप चाहे सेशन कोर्ट की बात करें, आप हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप में ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है एपेक्स बॉडी है जिसने बहुत अच्छे जजमेंट दिए हैं। बट अभी बहुत सारी चीज़ें जो है दिखने लग गई हैं। अगर आप ये देखें कि मैं 100% तो बात नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट लेवल पे और इवन जो है सेशन कोर्ट लेवल पे भी बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे ऑनलाइन प्रोसेस है, आपकी जो मतलब चीज़ें हैं वो क्लियरिटी है। बिकॉज पहले आप किसी प्रभाव में आगे कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी काफ़ी सारा कम हुआ है और रिफॉर्म आने बाकी है। तो ये पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़, एक जो सबसे बड़ी बात जो है, जो नए यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं वो लोग हाईली उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। वो जो इसको एज अ प्रोफेशन लेते हैं एंड दे आर वेरी प्योर एंड सिक्योर्ड। तो उनका जो काम करने का तरीका है, वो जिस तरह से काम करते हैं, तो उस पर जो है उसका भी बहुत इफेक्ट आता है जुडिशरी डिसीजंस में। वो पहले जो होता था ना कि आप कुछ भी कर ले, आप मैनेज कर सकते थे, अब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हैं, और ये सारे बिकॉज ये डोमेन पे अवेलेबल है। तो जब डोमेन पे ये चीज़ें सब मतलब क्लियरिटी आती है, हर चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट होती है, तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी सोचता है कि यार मुझे ऐसी चीज़ देनी चाहिए, मुझे ऐसी बात करनी चाहिए जिससे जो है इम्पैक्ट है मेरे बारे में, कोई मेरे अगेंस्ट न जाए। तो ये सारी चीज़ें रिफॉर्म बहुत अच्छी है, और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है इसमें बहुत सारे और चीज़ें आने वाली है। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शतरंज में चर्चा की, जो 370 अनुच्छेद को हटाया गया, पहले 5 अगस्त 2019 में ये फैसला लिया गया था, और अब इसको सुप्रीम मोहर मिल चुकी है, यानी कि वैध करार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि एक तरह से फाइल क्लोज हो चुकी है। अब पीछे देखने के बजाय जो आगे काम होने हैं जम्मू कश्मीर में या पूरे देश में, जिस तरह से मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है, अब किस तरह से काम होगा उस पर डिस्कशन होना चाहिए। बहरहाल शतरंज में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।